Welcome friends, welcome to Shri Swami Narayan. Today we are going to see our new chapter of or new session of SPI. Okay, let's start our first question. In the year 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One of these added methyl group to DNA while the other cut the DNA. The latter it was called as dash dash dash. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उसमें क्या दिया है, कंडीशंस दिए. ठीक है, मतलब सो एंड सो ईयर था, कुछ तो भी एंजाइम एक स्पेसिफिक काम कर रहा था. काम क्या कर रहा था कि वो मिथिल ग्रुप ऐड कर रहा था और साथ ही साथ क्या कर रहा था, डीएनए को कट कर रहा था. ठीक है, और बाद में फिर उसको नेमिंग किया गया, नॉमेनक्लेचर हुआ उसका. तो क्या नाम था वो, आज के ज़माने में आज हम उस एंजाइम को क्या कह रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर इतने बड़े क्वेश्चन में हमारे काम की चीज़ क्या है, सिर्फ दो ही है, क्या ऐड कर रहा है और क्या कट कर रहा है. ठीक है, और वो क्या है, एक स्पेसिफिक एंजाइम है. ठीक है, तो एंजाइम है वो दो काम कर रहा है, एक तो मिथिल ग्रुप ऐड कर रहा है एंड डीएनए को कट कर रहा है. ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ है इतने बड़े क्वेश्चन में से. तो यहाँ पर देखो डीएनए ऑप्शंस में क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, डीएनए लाइगेज है और डीएनए गायरेज है. ठीक है, तो यहाँ पर जो एंडोन्यूक्लियस है हमने पहले ही पढ़ा था, पहले चैप्टर में. अगर आपने नहीं देखा होगा तो चैनल पर जाकर फर्स्ट चैप्टर का आप पूरा लेक्चर देख लीजिए. वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कैसे होता है, ट्रांसलोकेशन कैसे होता है. तो वहाँ पर एंजाइम्स के फंक्शंस एक्सप्लेन किए गए. ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, कोई नया मतलब एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो डीएनए को पहले तोड़ना पड़ता है, फिर वहाँ पर उसका रेप्लिकेशन वगैरह होगा. राइट, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं आप वहां जाकर देख लो. लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, डीएनए को कट करना है. तो कट करने के लिए हमें क्या लगते हैं, एंडोन्यूक्लियस लगते हैं. ठीक है, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप ऐड करने वाले जो एंडोन्यूक्लियस है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है. इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. पॉलीमरेज का काम है उस डीएनए का जो नया स्ट्रेच प्राइमर जहां पर ऐड हुआ है वहां पर और न्यूक्लियोटाइड के एडिशंस करके डीएनए का स्ट्रेच बनाना, नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाने का काम डीएनए पॉलीमरेज का है. लाइगेज का काम क्या है कि जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बने थे उनको स्टिक करके कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनाना. और डीएनए गायरेज का काम क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे. ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है यहाँ पर, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. Each restriction endonuclease recognizes a specific site in the DNA is called dash a palindromic nucleotide sequence, palindromic nucleotide sequence, polyclinic nucleotide sequence and all of the above. तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. ठीक है, पॉलिंड्रोमिक ऐसी कोई चीज नहीं, कंफ्यूजन करने के लिए उन्होंने वो कॉन्सेप्ट यूज किया. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यानी कि क्या, कि जब डीएनए को कट करना होता है, खास करके आप बैक्टीरियल डीएनए जब पढ़ते हो तो बैक्टीरिया में जब आप ये प्रोसेसेस पढ़ते हो, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन की, तो वहां पर रेप्लिकेशन के वक्त जो डीएनए कट करना होता है तो वहां पर स्पेसिफिक साइट पर ही डीएनए कट होगा. ठीक है, जैसे उस साइट की एक मतलब उसकी एक आइडेंटिटी होती है. आइडेंटिटी क्या होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम तो आप कहीं से भी पढ़ो, मतलब राइट टू लेफ्ट पढ़ो या लेफ्ट टू राइट पढ़ो, वो जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, वो जो डीएनए का स्ट्रेच है वो सेम होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं सीक्वेंस. ठीक है, GCC E TACGA.
अगर आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में जानो तो पैलिंड्रोम क्या है कि आप कहीं से भी पढ़ो वो लेटर जो होते हैं वो सेम दिखते हैं। जैसे कि मलयालम, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मोस्ट इजीएस्ट अगर हम देखें तो ले लो मलयालम। मलयालम आप लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, लेकिन वो पूरा जो सीक्वेंस है वो सेम होता है। वैसे ही जो डीएनए का स्ट्रेच है, आप कौन से भी स्ट्रैंड के आप न्यूक्लियोटाइड्स उठा लो वो दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, इसलिए वो होता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाता है, उस साइट को रिकॉग्नाइज करता है और उसे कट करता है। ठीक है, नेक्स्ट द पीसीआर स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, सिर्फ आपको फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर पहले में क्या है, पॉलीमरेज क्लिनिकल रिकॉम्बिनेशन, नहीं। बी क्या है, पॉलीमरेज क्लोनिंग ऑफ आरएनए, नो। थर्ड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यस, ये है आपका पीसीआर का ट्रू सीक्वेंस। In PCR reaction, multiple copies of the gene or DNA of interest is synthesized in vitro using two sets of primase and the enzyme. तो क्या यूज होता है वहां पर, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, प्रोटीन पॉलीमरेज, ऑल ऑफ दी अबव। तो वहां पर यूज होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज। जब पीसीआर यूज होगा, पीसीआर टेक्निक में आप डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हो। ठीक है, the repeated amplification is achieved in PCR by the use of a thermostable DNA polymerase, and this thermostable DNA polymerase is isolated from which bacteria. तो यहाँ पर जब PCR की टेक्निक आती है तो PCR के टेक्निक में हम DNA पॉलीमरेज यूज करते हैं, लेकिन ये DNA पॉलीमरेज इतना थर्मोस्टेबल होता है क्योंकि नेचुरली जो प्रोसेस सेल में दिखी जाती है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की, तो वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में किया जाता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है। वी आर दी वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, यस वी आर वार्म ब्लडेड, राइट, वी आर होम्योथर्म्स, राइट। तो ऐसे में हमारा सारा जो बॉडी टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, तो हमें बाहर से कोई स्पेसिफिक दूसरा एंजाइम लेने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। लेकिन जब ये सारी टेक्निक्स हम आर्टिफिशियली कई एक लैबोरेटरी में या फिर एक लैब कंडीशन में जब ये सब कुछ करते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर्स का वेरिएशन आता है, डीएनए का डीनेचुरेशन करना पड़ता है, वो एंजाइम्स को ऐड करना पड़ता है। फिर एंजाइम्स आर योर टेम्परेचर स्पेसिफिक, पेज स्पेसिफिक, राइट। तो ऐसे में आर्टिफिशियली वो उतना एफिशिएंट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया से उस पॉलीमरेज को, उसके पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज को। और वो कौन सा बैक्टीरिया है, थर्मस एक्विटिकस टैक polymerase. Taq polymerase is used in your पीसीआर टेक्निक। ठीक है, जहां पर डीएनए का हम एम्प्लीफिकेशन करते, मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, वहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो टैक पॉलीमरेज होता है। हम उसे एक्वायर कहाँ से करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस नाम के एक एक्वेटिक बैक्टीरिया से। ठीक है, चलो। When recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell is known as, यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स दी गई है, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन है, बायोलिस्टिक है, जीन गन है, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर जब आपको डीएनए डायरेक्टली इंजेक्ट करना होता है किसी एनिमल सेल में, तो वहाँ पर हम माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। माइक्रो इंजेक्शन का यूज करके हम डायरेक्ट डीएनए को आपके न्यूक्लियस के अंदर इनकॉर्पोरेट करते इन द एनिमल cell. The DNA is enclosed within the membranes. We have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, protein, RNA, lipid, RNA, protein and polysaccharides. RNA, protein, lipid and polysaccharides. तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि DNA enclosed है, ठीक है, किसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर, फिर न्यूक्लियस का खुद का भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, राइट, तो उसके अंदर डीएनए इंटैक्ट था। लेकिन जब हम सेल को ओपन करते हैं डीएनए को रिलीज करने के लिए, ठीक है, तो डीएनए के साथ साथ और कौन से मॉलिक्यूल है सेल के जो कि रिलीज होते हैं। तो आप जानते हो कि सेल में क्या क्या है, बहुत से सेल ऑर्गेनेली है, राइट,
फिर आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल्स पूछा है, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में सभी आएंगे, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स आएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका आरएनए भी रिलीज होगा, प्रोटीन भी रिलीज होगा, लिपिड होगा, पॉलीसैकेराइड, सब कुछ यहाँ पर सेल से बाहर फेंके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूछा क्या पहले कि डीएनए इनक्लोज है, ठीक है। लेकिन जब हमें सेल को ब्रेक करना था डीएनए को रिलीज करने के लिए, तो सेल ब्रेक करने के बाद फिर डीएनए रिलीज होने के साथ साथ और क्या मैक्रोमोलिक्यूल्स भी रिलीज हो गए, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिक उन्होंने सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में नहीं कहा, पूरे सेल के बारे में कहा। तो सेल के अंदर सारे आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। The DNA is enclosed within the membrane. We have to break the cell by treating the cell with enzymes such as lysozymes, cellulase, chitinase, all of the above. तो यहाँ पर क्या है, डीएनए इनक्लोज है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर। अब हमें उस सेल के मेम्ब्रेन को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेल दिए, सेल को क्या करना है, एंजाइम से ट्रीट करना है, जिससे कि क्या होगा, वो डीएनए जो एनक्लोज था मेम्ब्रेन के अंदर वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो सेल ब्रेक होगी और वहाँ का हमें डीएनए मिल जाएगा। तो अब जब हमें एंजाइम्स यूज करने हैं तो मोस्टली हम क्या करेंगे, सभी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया के सेल का हमें डीएनए निकालना है तो हमें लाइसोजाइम चाहिए, ठीक है। प्लांट सेल का अगर हमें डीएनए निकालना है तो हमें सेल्यूलेज चाहिए। क्यों? सेल्यूलेज जो है आपके सेल वॉल को ब्रेक करेगा और सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है आपका सेल्यूलोज, ठीक है। बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, उसके पास सेल वॉल भी है और साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन भी है, इसलिए लाइसोजाइम अपना ब्रेकडाउन का काम करेंगे। सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करेंगे, जिसकी वजह से सेल वॉल ब्रेक हुआ, सेल वॉल ब्रेक हुआ मतलब सेल के मेम्ब्रेन को भी ब्रेक करना इजी हो जाएगा। फंगस की जो सेल वॉल है उसका कंटेंट होता है काइटिन, और काइटिन को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के लिए लगेगा काइटिनेज, और काइटिनेज ने अगर अपना काम किया तो जाहिर सी बात है तो फंगस के अंदर जो भी डीएनए वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का काम कर रहे हैं। और अगर सेल की मेम्ब्रेन्स ब्रेक हुई, आउटर मेम्ब्रेन जब ब्रेक होती तो अल्टीमेटली जो इंटरनली जो भी है कंटेंट वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। The genes are located on long molecule of DNA intertwined with proteins such as histone. The RNA can be removed by dash and protein can be removed by dash respectively. तो यहाँ पर उनको सिर्फ चाहिए क्या कि RNA को रिमूव करने वाला क्या एंजाइम है और प्रोटीन को रिमूव करने वाला क्या एंजाइम है, इनके नाम बताओ। कंटेंट दिया है, बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन है, उन्होंने कंडीशन दी है, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, आरएनए को और आपके प्रोटीन को निकालने वाले एंजाइम्स के नाम। सीक्वेंस याद रखो, पहले आरएनए है और फिर प्रोटीन है, आरएनए के बाद डैश, फिर प्रोटीन के बाद डैश। तो ऑप्शंस क्या है देख लो, प्रोटीएज एंड राइबोन्यूक्लियस, राइबोन्यूक्लियस एंड प्रोटीएज, एंडोन्यूक्लियस एंड राइबोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेस। तो एंडोन्यूक्लियस का आपको पता है कि वो डीएनए को कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये एंडोन्यूक्लियस तो आएंगे नहीं। ऑप्शन नंबर सी एंड डी तो ऐसे भी कैंसलेशन थ्रू कट ही हो जा रहे हैं। आरएनए को लगते हैं आपके राइबोन्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि मोस्टली आरएनए जब बनता है तो आरएनए बनने के लिए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपके राइबोसोम्स का वो मोस्टली काम होता है। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज नाम के एंजाइम्स लगते हैं। तो सीक्वेंस में राइबोन्यूक्लियस और फिर प्रोटीएज कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। Restriction enzyme of recombinant DNA technology that makes staggered cuts leaving sticky end is EcoRI, HindR3, BAM-HI, all of the above. तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। जो बैक्टीरियल आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वहाँ पर जो स्टिकी एंड्स रिलीज होते हैं, वहाँ पर जो स्टिकी एंड्स आते हैं वो EcoRI के सीक्वेंस की वजह से आते हैं। Taq polymerase is isolated from बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजा। तो पहले ही हमने क्वेश्चन पहले स्लाइड्स में देखा है कि
टैक पॉलीमरेज हम थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम भी याद रखो, कौन सा एनिमल ऑर्गेनिज्म है वो मत याद रखो, उसका पूरा नाम भी रखो याद, क्या है वो, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। दिस इज द बैक्टीरिया फ्रॉम विच यू आइसोलेट द टैक पॉलीमरेज, ठीक है, ये याद रखो। नेक्स्ट, मैच द पेयर्स, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें दी गई है जिसका आपको सेकेंड ऑप्शन में चूज करना है, ठीक है। तो पहला है मॉलिक्यूलर नाइफ, प्लाज्मिड, बायोरिएक्टर, हेटेरोलॉगस होस्ट। ऑप्शन नंबर 2 भी हम मतलब कॉलम 2 भी देख लेते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, PBr 322 एंड इको RI, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने दिया क्या है, फिर मॉलिक्यूलर नाइव्स जो होती है, तो मॉलिक्यूलर नाइव्स क्या है कि वो एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करती है, स्पेसिफिक साइट पर वो कट लगाती है डीएनए पे, तो कट जहां पर लगता है वो होता है आपका इको RI साइट, बैक्टीरियल डीएनए में इको RI साइट होती है। तो A का 4 आपको कहीं दिख रहा है क्या, है, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C में है, तो ऑप्शन नंबर A कट कर दो, D कट कर दो, अब बचा B और C में से आपको देखना है, ठीक है। तो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन PBr 332, ठीक है। तो और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है, हेटेरोलॉगस होस्ट, हेटेरोलॉगस होस्ट। डी का 2 कहीं है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर B में है, हम 2 पेयर्स को लगा लेंगे, डी का क्या है 2 है और A का क्या है 4 है। प्लाज्मिड्स का जो दूसरा नाम है, हम कॉमनली जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, हर एक बैक्टीरिया के हिसाब से उस प्लाज्मिड को स्पेसिफिक उसके आइडेंटिटी है, ठीक है। PBr 322 इज योर प्लाज्मिड, मतलब प्लाज्मिड का टाइप कहो, नाम कहो, वो PBr 322 डिटेल में हमने दिया गया। कॉमनली हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड कह के छोड़ देते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पर उनके स्पेसिफिक जो एग्जाम्पल है उसको उन्होंने लिया गया है। बायोरिएक्टर्स का क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, जो बड़े बड़ी वेसल्स आपको दिखती है कंपनीज में, कोई फर्मेंटेशन कर रहा है या फिर कोई प्रोडक्ट्स जहाँ पर बन रहे हैं, वहाँ पर बायोरिएक्टर्स के बड़े बड़े आपको क्या देखने मिलेंगे, वेसल्स, और वो वेसल्स क्या है फिर जहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है उसके लिए, ठीक है। जब भी कभी मैच द पेयर आए, सिर्फ ध्यान क्या रखना है आपको कि पहला तो कैंसलेशन मेथड थ्रू हम सही आंसर तक पहुंच रहे, क्योंकि एक भी अगर आपने प्रॉपर पेयरिंग, मतलब जिसके बारे में आप श्योर हो, अगर एक भी आप मैच द पेयर करेक्ट कर रहे हो तो बाकी का आपको करने के लिए इजी जाता है, क्योंकि एक आ गया तो उसको ऑप्शन में ढूंढो, अगर ऑप्शन में मिल गया कैंसलेशन का मोस्ट ऑफ द टाइम, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर A और D तो कट हो गया, राइट, सिर्फ 2 बचे थे और एक पेयर कर दी तो सीधा हम सही आंसर तक ही पहुंच गए। तो ऐसे में मैच द पेयर के क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ना मत, वो सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। Insect tolerant gene from Bacillus thuringiensis is introduced using TI plasmid of E. coli, Agrobacterium tumefaciens, Haemophilus influenza, Arabidopsis thaliana। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं TI प्लाज्मिड की, तो वहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का यूज करके हम डिसीज रेजिस्टेंट या फिर इंसेक्ट टॉलरेंट जो प्लांट है, मतलब पेस्ट कंट्रोल, नेचुरली अगर किसी प्लांट में पेस्ट रेजिस्टेंस की हम कोई क्वालिटी ऐड कर रहे हैं, तो वो क्वालिटी किसकी वजह से ऐड कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन के TI प्लाज्मिड की मदद से। और जब ब्यूटी क्रॉप डिसीज रेजिस्टेंट जब हम कोई प्लांट बना रहे हैं, तो वो यूज होता है आपके बैसिलस thuringiensis के जीन को या फिर उसके प्लाज्मिड को यूज करके, ठीक है। तो ये बात याद रखो, TI plasmid is directly coming from your Agrobacterium tumefaciens, और जो आपका बीटी क्रॉप है, बीटी क्रॉप आते हैं डिसीज रेजिस्टेंट में, ये होते हैं इंसेक्ट टॉलरेंट यानी कि पेस्टिसाइड, और वो है आपका डिसीज रेजिस्टेंट। इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी द टर्म वेक्टर refers to, ठीक है, plasmid that can transfer foreign DNA into a living cell, cosmid that can cut DNA as a specific base sequence,
plasmid that can join different DNA fragments and cosmid that can degrade harmful protein. तो यहाँ पर उन्होंने रिकॉम्बिनेंट जो आपका डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें वेक्टर के बारे में पूछा है. तो वेक्टर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ठीक है. तो वो क्या करता है, पहले तो वेक्टर आया, मतलब मोस्टली हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड को यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है. वेक्टर के तौर पर हम प्लाज्मिड को यूज करेंगे. और प्लाज्मिड क्या काम करेगा, फिर जो फॉरेन डीएनए है उसको लिविंग सेल में ट्रांसफर करने का काम करेगा या फिर ज्वाइन करेगा डिफरेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स को. तो जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में तो ट्रांसफर जो है फॉरेन मटेरियल डीएनए का वो तो हम बाकी के टेक्निक से यूज करेंगे. लेकिन सबसे पहले करना क्या होता है आपको, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड में एक नया डीएनए का जो फ्रैगमेंट है उसे ऐड करना होता है, ठीक है. आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, जहां पर डीएनए का जो डिफरेंट एक स्ट्रेच होता है, मतलब सपोज एक प्लांट का खुद का अपना एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड था, ठीक है. तो यहाँ पर आप नया फॉरेन डीएनए ऐड करते हो, जिसकी वजह से आप इसको फिर बाद में एक नए एनिमल में नए डीएनए मतलब आरडीएनए के तौर पर आप उसे इंट्रोड्यूस कर सको, ठीक है. रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है, आरडीएनए के तौर पर आप उसे इंट्रोड्यूस कर पाते हो, ठीक है. तो पहले तो प्लाज्मिड में दूसरा डीएनए का जो फ्रैगमेंट है उसको ज्वाइन करना होता है, फिर वो जाके ट्रांसफर होगा. तो प्लाज्मिड का काम क्या है, इट ज्वाइन द डिफरेंट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए. So bacteria protects themselves from viruses by fragmentation viral DNA with endonuclease, exonuclease, gyrase and ligase. तो पहले कहा था जहाँ पर डीएनए का कट होता है वहाँ पर आते हैं आपके एंडोन्यूक्लियस, ठीक है. और ये यूनिवर्सल है, डीएनए चाहे किसी का भी हो, लेकिन जब डीएनए को कट करना है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंडोन्यूक्लियस ही काम करेगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट. ओके, फिर से मैच द पेयर्स आ गए. कॉलम ए और कॉलम बी को हम पहले पढ़ लेते. डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ट्यूमर, टैक पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस, फिर यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम, मॉलिक्यूलर सीजर, पीसीआर और थर्मस एक्वेटिकस. तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, यानी कि डीएनए के बहुत सारे सैंपल्स बन रहे हैं, हम एक डीएनए की कॉपीज बना रहे हैं. तो वो कैसे कर रहे हैं, आपके पीसीआर टेक्निक से. तो ए का 3 है क्या कहीं पर, ए का 3 है, देखो ए का 3 तो एक ही जगह पर है, मतलब आप सही आंसर पर ही पहुंच गए. फिर भी हम बाकी के भी देखते हैं. टैक पॉलीमरेज के बारे में हम थोड़ा जानते. तो टैक पॉलीमरेज क्या है, थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट किया गया उसका खुद का पॉलीमरेज है. तो 4C राइट. पीसीआर, फिर आपका वो पीसीआर क्या है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन की एक टेक्निक है. एंडोन्यूक्लियस मतलब आपके मॉलिक्यूलर सीजर्स, यानी कि जो कट लगाते हैं डीएनए को कट करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर नाइफ्स के तौर पर जो काम करते हैं वो होते हैं आपके एंडोन्यूक्लियस की फैमिली. और जो ट्यूमर है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से कॉज किया हुआ आपका एक डिसीज, एक क्राउन गॉल डिसीज होता है इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की वजह से प्लांट्स में. और हम इसी का फायदा उठाते हैं हमारे आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, कि जिससे कि हम इनकी जो स्पेसिफिक एबिलिटी है, अपना खुद का जो प्लाज्मिड है, अपने खुद के जो जीन से जो दूसरे प्लांट्स में वो इंट्रोड्यूस करके खुद के फायदे के लिए वो जो उसमें कॉल ग्राउंड डिसीज कॉज करता है, तो हम उनकी वो जो स्पेशलिटी है डीएनए ट्रांसफर करने की उसको हम अपने फायदे के लिए यूज करते. तो यहाँ पर कैंसलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हम सीधा आंसर तक ही पहुंच गए, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसमें हमारे सही ऑप्शंस आ रहे थे, ठीक है. ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है. नेक्स्ट, अ प्लाज्मिड इज, ऑप्शन नंबर 1 क्या है देख लो, लिव्स टुगेदर विथ क्रोमोसोम, शोज डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड कैन नॉट रेप्लिकेट. तो अगर आप प्लाज्मिड की बात कर रहे हो तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहाँ पर देखा जाता है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर,
बैक्टीरियल सेल के अंदर उसका जो नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए, उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए देखा जाता है, जो कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल की जो अदर नेसेसिटीज है, जो अदर रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स एंजाइम से रिलेटेड, वो उसे बना कर देगा। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होने की वजह से वो अपना अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इज फ्रैगमेंटेड बाय एंजाइम। अब न्यूक्लिक एसिड है, उसको अगर आपको फ्रैगमेंट करना है तो उसके लिए क्या एंजाइम्स, कौन से एंजाइम की जरूरत है? लाइगेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियेजेस, पॉलीमरेज। तो एजेस जो आता है, एजेस किसके पीछे लगता है? एंजाइम्स के पीछे। लेकिन यहाँ पर उनका काम क्या है वो देख लो। अब लाइगेज है, प्रोटीएज है, न्यूक्लियेजेस और पॉलीमरेजेस है। तो लाइगेज का काम है स्टिक करना, प्रोटीएज का काम है प्रोटीन्स को डिग्रेड करना, न्यूक्लियेजेस का काम है न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करना, और पॉलीमरेजेस का काम है उस पर्टिकुलर पॉलीमरेज चेन जो रिएक्शन चल रही है उस चेन को आगे फिर से न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करना। ठीक है, वो चेन को बढ़ाना। तो यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया न्यूक्लिक एसिड को कौन फ्रैगमेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियेजेस। ठीक है, तो न्यूक्लियेजेस आपके डीएनए हो या फिर आरएनएज हो, मोस्टली आरएनए को जो है आपका राइबो न्यूक्लियेजेस आरएनए को डिग्रेड करेगा। ठीक है, और कॉमनली अगर आप कह रहे हो न्यूक्लिक एसिड, तो कॉमनली आप फिर न्यूक्लियेजेस को उनको कट करने के लिए या फिर उसको लाइज करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर कॉल्ड सो एज दे डू दे सिंथेसाइज डीएनए? नो। डू दे रिस्ट्रिक्ट न्यूक्लियर एक्टिविटी? नो। डू दे क्लीव डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स? नो। दे जस्ट ब्रेक डीएनए एट रैंडम। मतलब अगर आपका ये डीएनए का स्ट्रेच है, ठीक है, तो इस डीएनए के स्ट्रेच को वो रैंडमली कहीं पर भी कट लगा देगा। ठीक है, यहाँ पर लगा सकता है, यहाँ पर लगा सकता है, यहाँ पर लगा सकता है। ठीक है, मल्टीपल साइट्स होते हैं जहाँ पर वो कट लगा सकता है। ठीक है, PCR proceeds in 3 distinct steps governed by the temperature and they are in the order of। तो जो आपका PCR है, PCR में मोस्टली आपको 3 स्टेप्स देखने मिलते हैं। ठीक है, तो वो 3 स्टेप्स कौन सी है? डीनेचुरेशन, सिंथेसिस, एनिलिंग, एनिलिंग, सिंथेसिस, डीनेचुरेशन, सिंथेसिस, एनिलिंग, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड सिंथेसिस। तो आपका पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। ठीक है, जहां पर आप डीएनए के स्ट्रेच को क्या कर रहे हो? पहले तो डीनेचर करो, यानी कि जो आपका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसको सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में हाई टेम्परेचर को एक्सपोज करने की वजह से वो डीनेचर होता है आपका डीएनए। नेक्स्ट इज एनिलिंग। ठीक है, एनिलिंग में क्या होता है कि ये जो आपने जो डीएनए के स्ट्रेच को सेपरेट किया था, डीनेचर किया था, अब उससे नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहे हो बाय द एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड विद द हेल्प ऑफ टैक पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज यूज हो रहा है वो कौन सा है? हमने थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट किया हुआ यूज करते हैं, जो हाई टेम्परेचर को भी सस्टेन कर जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज सिंथेसाइज। अब सिंथेसाइज किसका होगा? एक नए डीएनए के स्ट्रेच का सिंथेसिस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। Restriction endonucleases is employed for cutting a single stranded DNA, double stranded DNA, RNA fragment, mRNA। तो पहले से ही पढ़ा, ऑब्वियसली डबल स्टैंडर्ड डीएनए को वो कट करेगा, इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? कट लगाएगा। कहाँ पर? डीएनए पर। डीएनए भी कैसा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमें सिंगल स्टैंडर्ड में, मतलब वो दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है और हर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए एंडोन्यूक्लियस काम करे आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है हमें वो पहचाननी है, लेकिन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसी होती है मैंने पहले ही कहा था, जब हम पैलिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पैलिंड्रोम की सीक्वेंस आप राइट टू लेफ्ट पढ़ो या लेफ्ट टू राइट पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन वो सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर उन्हें डीएनए की स्ट्रेच दी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हम देखते हैं कि दोनों कैसे है। यहाँ पर सीक्वेंस क्या है? CGTA-TG। अब 5 प्राइम से फिर से रीड करो, यहाँ पर है क्या? CA-TA-CG।
जैसे कि ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस वैसे की वैसे है क्या? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। बी देखो, सी जी ए ए टी जी, 5 प्राइम की क्या है? जी टी ए जी सी आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर आमने सामने आए, आमने सामने नहीं चाहिए। यहां से जो सीक्वेंस है, मतलब आपके लेफ्ट साइड टू राइट साइड जो सीक्वेंस आई, वो राइट साइड टू लेफ्ट साइड सेम चाहिए। राइट टू लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट दोनों भी ऐसे नहीं सेम चाहिए, ठीक है। एक यहां से रन होगा, एक यहां से रन होगा, लेकिन जो यहां पर है अपोजिट साइड पर, वो इस जगह पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गया। सी देख लो, जी ए टी टी सी, और यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या दिख रहा है? जी ए टी टी सी सही है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे? यहाँ पर ये सीक्वेंस देखो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैसी है? जी ए टी टी सी। अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम देखो कैसी है? जी ए टी टी सी या फिर सी टी टी ए जी। मतलब ये जब आप लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हो, ठीक है, और ये फिर से आप राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हो, तो दोनों कैसे सिमिलर है, राइट। ये सेम आ गई, सेम भी नहीं है, पूरा डिफरेंट है। पैलिंड्रोमिक आपको समझ में आया कि आप अगर कोई सीक्वेंस पढ़ रहे हो लेफ्ट टू राइट या राइट टू राइट, वो दोनों भी कैसी है? सिमिलर सीक्वेंस है, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो या 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ो, दोनों भी कैसी है? सिमिलर है, इसलिए कहते हैं इसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। The toxic protein produced by the Bacillus thuringiensis is cryprotein, auxins, leg hemoglobin and opines. तो वो कौन सा है? Cryprotein. Cryprotein is a toxic protein which is produced by Bacillus thuringiensis, which is responsible for forming the or acting a toxic against the particular type of pest. ठीक है, कोई भी पेस्ट हो, कोई भी अगर डिसीज कॉजिंग पेस्ट हो, उसके बॉडी के अंदर जाकर ये टॉक्सिन रिलीज होगा और उसको खत्म करेगा। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ फंगल सेल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डैश एंजाइम, काइटिनेज, लाइसोजाइम, इक्वाराइन, हाइंड 2। तो वो क्या है? यहाँ पर फंगल सेल से निकालना है। तो फंगल का क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है? काइटिन, ठीक है। अब काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए हमें काइटिनेज एंजाइम। तो है क्या कहीं काइटिनेज एंजाइम? है, ऑप्शन नंबर ए में काइटिनेज एंजाइम है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। अगर हमें फंगल डीएनए से, फंगल सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, तो फंगल सेल को लाइज करना, तो फंगल सेल को लाइज करना है तो उसके सेल वॉल को ब्रेक करना है। सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है काइटिन, तो काइटिन को अगर तोड़ोगे तो अल्टीमेटली फिर आपका डीएनए भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको हेल्प होगी, लेकिन काइटिन को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए एंजाइम कौन सा लगेगा? काइटिनेज, ठीक है। राइजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईस्ट, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इमल्सिफिकेशन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ व्हीट फ्लावर स्टार्च इनटू शुगर। तो अगर फर्मेंटेशन हो रहा है, डो को राइज हो रहा है, मतलब आपने कभी फर्मेंटेशन देखा होगा, इडली बैटर है या फिर आपका पिज्ज़ा या पिज़्ज़ा बैटर, पिज़्ज़ा डो आप बनाते हो, जब ब्रेड डो हो, पिज़्ज़ा डो, जब आप उसे रेस्टिंग के लिए डालते हो तो फूल जाता है, वो डबल द साइज होता है, राइट। तो डबल द साइज क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। बबल्स, जब आप उसे पंच करते हो, वो जब आपका राइज हुआ डो, उसे जब आप पंच करोगे तो उसमें से बबल्स निकलेंगे, अगर आप प्रॉपर्ली कभी देखते हो। अगर ये भी छोड़ दो, मोस्ट फेमिलियर आपका है इडली बैटर। जब आप इडली बैटर देखते हो तो वहां पर जब आप स्टर करते हो, बहुत सारे आपको छोटे छोटे बबल्स दिखने मिलते हैं। वो कौन से, किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं, ठीक है। आप ये जो ब्रेड डो है या फिर पिज्जा डो है, शायद उसमें आपको कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड के बबल ना दिखे, लेकिन एयर उसमें बहुत सारे दिखते हैं। तो एयर का कॉम्पोजिशन एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो दिखने मिलेगा। लेकिन अगर आप विजिबली प्रॉपरली उसे देखना चाहो तो इडली बैटर में वो क्लियर कट आपको देखेगा, क्योंकि जब आप स्टर करते हो तो उसमें बहुत से आपको बबल्स देखने मिलेंगे, जो कि आपको शायद ही पिज्जा डो में क्लियर कट दिखने मिले। जब पंच करते तो उसमें से बबल्स फूटते बाहर आता है, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे कि उसमें एयर ही था तो बबल हुआ था, या सिर्फ वो मल्टीप्लिकेशन हो गया, वो अपने आप से फूल गया कि क्यों फूला, राइट। तो यहाँ पर अगर राइजिंग डो का हो रहा है तो क्यों हो रहा है? वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का
प्रोडक्शन हो रहा है, बेस्ट एग्जाम्पल आप इडली बैटर ले लो, वहां पर आप क्लियर कट विजिबल हो सकता है। ठीक है, आज हमने पूरा पढ़ा किसके बारे में, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ एंजाइम्स, उससे कॉम्प्लेक्सिटी, कंडीशन के फॉर्म में कैसे वो लोग आपको एक कंडीशन देंगे और एंजाइम्स के नाम पूछ सकते हैं। थोड़ा हार्ड लेवल का हमने देखा, लेकिन शायद आपको पूरा आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।